मैं डॉक्टर मुमताज़ शर्मा आज MSD 7 की पहली इकाई भाषा और संप्रेषण के विषय में बताऊंगी। तो पहला जो है टॉपिक है संप्रेषण क्या है। संप्रेषण भावों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक साधन है और इस साधन को किस तरह से उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग का की वस्तु जो है वो है भाषा। भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे तक पहुंचाता है। ये संप्रेषण व्यक्ति का जन्म के समय से प्रारंभ होता है, लेकिन उस समय जो संप्रेषण होता है, बच्चे के जन्म के समय जो संप्रेषण होता है, या हम कहें पशु पक्षियों का जो संप्रेषण होता है, वो विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से होता है, गंध के माध्यम से होता है और स्पर्श के माध्यम से होता है, जिससे कि वो अपनी अभिव्यक्ति देता है कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे हम देखते हैं चींटियों का चींटियाँ गंध के द्वारा अपने संप्रेषण को प्रेषित करती हैं। मधुमक्खियाँ नाच द्वारा अपना संप्रेषण व्यक्त करते हैं और कुत्ते या फिर घोड़ा या फिर अन्य जो पशु हैं वो अपनी जो है ध्वनियों के द्वारा जो है अपनी आवाज़ के द्वारा जो है वो अपना संप्रेषण व्यक्त करते हैं। लेकिन केवल मात्र मनुष्य ऐसा है जो अपना संप्रेषण किसी भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषा की आवश्यकता उसे उस समय महसूस हुई जब उसने जीवन को आगे बढ़ाना चाहा, तो उसे भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। तो ध्वनियों के माध्यम से व्याकरण की रचना हुई और व्याकरण के माध्यम से शब्द की रचना हुई, शब्द के माध्यम से वाक्य की रचना हुई, वाक्य के माध्यम से भाषा की रचना हुई और भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति का जो है स्वरूप प्रस्तुत हुआ। अब व्यक्ति ने अपने विचारों को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। तो संप्रेषण क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम या अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब दूसरी बात आती है संप्रेषण का स्वरूप क्या है। आप संप्रेषण कर रहे हैं, लेकिन संप्रेषण किस लिए किया जा रहा है, ये बात समझने की। उसका स्वरूप क्या है, कौन सा स्वरूप है, उसका उपभोक्ता कौन है, उसकी व्यवस्था किस तरह, उसमें भाषा की व्यवस्था किस तरीके से करनी है, उसमें संबंध जो है संप्रेषण का वो किस तरीके से स्थापित किया गया है। संबंध जैसे मान लीजिए एक औपचारिक संप्रेषण और एक अनौपचारिक है। औपचारिक संप्रेषण कौन सा है? जैसे मान लीजिए आप बाहर निकले हुए, अभी मैं आपसे जो संप्रेषण कर रही हूँ, ये संप्रेषण जो है ये औपचारिक संप्रेषण कहा जाएगा। अनौपचारिक संप्रेषण कौन सा है? जो आप अपने परिवार के अंदर करते हैं, वो अनौपचारिक संप्रेषण है, जहाँ आप अपने भावों को व्यक्त करने के समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। लेकिन जब हम समाज के अंदर किसी संप्रेषण को प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि हम क्या बोल रहे हैं। आपने देखा भी होगा जिस तरीके से व्यक्ति अपने बड़े पद को जो है प्राप्त करता चला जाता है, उसकी बातचीत में उतना ही बल आ जाता है, उतना ही उसके अंदर एक जो है शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वो अपने शब्दों को एक एक शब्द को तोल करके बोलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि एक शब्द उसने गलत बोला नहीं और उसके लिए एक बहुत बड़ी आवाज़ सामने से खड़ी हो जाती है। तो वैसे तो हर व्यक्ति को अपनी बातचीत बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन समाज के अंदर क्योंकि हम लोगों का अभी तक का जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय समाज में ज़्यादातर जो लोग हैं वो ग्रामीण सभ्यता से संबंध रखते हैं और ग्रामीण सभ्यता के अंदर औपचारिकता की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता वो लोग महसूस नहीं करते। वो बहुत ही सामान्य तरीके से अपना व्यवहार करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसा हम अपने घर में व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार हम आगे चल के अपने बच्चों के साथ करते हैं, वही व्यवहार हम अपने परिवार के साथ करते हैं, वही व्यवहार हम अपने समाज के साथ करते हैं। जब समाज के साथ करते हैं तो कई बार जो अनौपचारिक व्यवहार है वो हमें कहीं ना कहीं हमको अपमानित भी करवाता है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपको तुरंत उसको रोक करके नेक्स्ट टाइम
उसको करने से रोकना चाहिए। यही सिर्फ एक साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है कि आप अपने संप्रेषण पे काबू पा सकें। क्योंकि जो आपने 20 या 25 साल में अपने परिवार से ग्रहण किया, अपने समाज से ग्रहण किया, अपनी आसपास की जो है अपने दोस्तों से लिया, या अपनी पुस्तकों से लिया, या अपने और किसी माध्यम से आपने जो चीज़ें ली। कई बार ऐसा होता है कि कोई माध्यम नहीं है, केवल आजकल जो मीडिया जो है उसमें ही व्यक्ति अच्छी चीज़ों को यदि पढ़ रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे जो है चेंज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यदि वो उसी के अंदर कुछ गलत चीज़ों को देख रहा है तो उसके बातचीत का तरीका, व्यवहार जो है वो निम्न होता चला जाता है। तो आप सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने माध्यम को जो है वो औपचारिक ही बना करके रखना चाहिए, या घर में आप व्यवहार कीजिए या बाहर में कीजिए। तो संप्रेषण सबसे बड़ी बात है, हमें ये समझना पड़ेगा कि संबंध, हमारा संप्रेषण किसके साथ हो रहा है, कौन से संबंध उसमें जो है प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और संप्रेषण का विस्तार कैसे किया जाएगा। मतलब हमने अपनी बात रखनी है, लेकिन बात किस तरह से रखनी है। बात हमें 10 मिनट के अंदर रखनी है, 5 मिनट के अंदर रखनी है। आपने देखा होगा जब ऐड प्रस्तुत किया जाता है तो सिर्फ कुछ सेकंडों के अंदर बात को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि सामने वाले पर वो बात प्रभाव छोड़ करके चली जाती है। जब हम कहीं पत्र लिखते हैं तो हमारी एक लिमिटेशंस होती है कि हम 1 पेज में, 2 पेज में या 3 पेज के अंदर उस पत्र को समाप्त करेंगे। यदि हम ज़्यादा लंबा पत्र लिख देंगे और किसी बड़े व्यक्ति के लिए लिख देंगे तो उसके पास टाइम कहाँ है कि आपका इतना बड़ा पत्र वो पढ़ सके। तो आपके लिए आवश्यक क्या है कि आप मूल तथ्यों को कम शब्दों में जो है वहाँ पर प्रस्तुत कर सके। तो ये संप्रेषण की दूसरी चीज़ हुई कि उसका संप्रेषण का विस्तार कहाँ तक करना है। अब देखिए, इसी में हम दूसरी कड़ी देखें तो अब संप्रेषण का माध्यम निबंध होता है। जब हम प्रथम कक्षा में आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पहली क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, आपको निबंध दिया जाता है। और वो निबंध किसके होते हैं, विद्यालय के ऊपर लिखिए, अपने स्कूल के ऊपर लिखिए, अपने छात्र के ऊपर लिखिए, गाय के ऊपर लिखिए, पशु के। ये निबंध क्यों लिखा जाता है? निबंध इसलिए लिखवाया जाता है ताकि एक व्यक्ति अपनी बात को प्रस्तुत करना सीख सके। और निबंध सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि जब आप निबंध लिखते हैं तो निबंध का अर्थ ही है कि नियोजित किए गए एक रचना, यानी एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें आपने सिस्टमेटिक ढंग से अपनी बात को रखा है। तो यहाँ से सिस्टम प्रारंभ हो जाता है कि आप एक लेखन के माध्यम से आप अपनी बात रखना सीखते हैं। इसलिए निबंध का जो है आवश्यकता प्रथम क्लास में भी होती है, और निबंध की आवश्यकता IAS जैसे एग्ज़ाम में भी महसूस होती है। क्योंकि यदि आप अपनी बात को रखना नहीं सीख सके तो आपकी सारी बातें बेकार हैं। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि उसमें सामाजिक संदर्भ की चर्चा करते हैं। जैसे कि सामाजिक संदर्भ कैसे कि 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत चल रही है। 2 व्यक्ति भी कौन है? एक आपकी माता से बात चल रही है, या आपके अध्यापक से आपकी बात चल रही है, या आपके अधिकारी से आपकी बात चल रही है। तो ये बात 2 व्यक्ति तो हैं, लेकिन 2 व्यक्तियों की अलग अलग जो है वो अलग अलग आवश्यकता है। एक के साथ आप औपचारिक संबंध रख रहे हैं, दूसरे के साथ सामान्य संबंध भी आपके हो सकते हैं। संप्रेषण समूह के अंदर, सभा के अंदर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको नाप तोल करके उतना ही बोलना है कि आपको 2 सेकंड का समय दिया गया है, 5 मिनट का समय दिया गया है। तो जितने सेकंड का या जितने मिनट का आपको टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको वो एंकरिंग जो है होती है वो इसी पर आधारित होती है। जब आप एंकरिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि आप कितने मिनट की बात अब सामने वाले के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी तरीके से सार्वजनिक स्तर पर जो संप्रेषण किया जाता है उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन, जिसके माध्यम आजकल अलग अलग होंगे, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद संप्रेषण के प्रकारों और प्रभाव की चर्चा करते हैं। उसके प्रकार और उसका प्रभाव किन किन लोगों पर पड़ेगा, उसके प्रकार कितने हैं, उसके और वो कितना किस हद तक आपके मनोरंजन में संप्रेषण जो है वो किस हद तक सहायक हो सकता है। देखिए, आप संप्रेषण के देखिए कई आप चीज़ें देखते हैं संप्रेषण की। एक व्यक्ति 2 मिनट में आपको हंसा सकता है, एक 10 मिनट में हंसा सकता है, एक
एक व्यक्ति की बात जो है, अब आप देखते हैं एक कपिल शर्मा शो आता है जिसमें कि आप देखते हैं कपिल शर्मा जो है बहुत बड़ी बात को बहुत सामान्य से शब्दों में जो या सामान्य से माध्यम से और प्रस्तुत कर देते हैं और उसका प्रभाव लोगों तक पहुंचता है। तो एक हंसी के माध्यम से अपनी बात को रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। और वही बात एक अन्य सीरियलों में देखते हैं जहां हम बात तो रखते हैं, हंसे आते भी हैं, लेकिन वो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाषा के अभिव्यक्ति में हल्कापन महसूस होता है। इसके बाद संप्रेषण का संदेश क्या है और उसका चर्चा का विषय क्या है, वो संप्रेषण किस संबंध में किया जा रहा है। जैसे कभी कभी एक बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे किया जाता है, जैसे अभी अयोध्या का मुद्दा था, या फिर हिंदू मुसलमान कम्युनिटी का मुद्दा है, या फिर अभी जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो समस्याओं का है, या कोई और बड़ी समस्या का जो है वो जो है जब हम चर्चा करते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिस पर कि हमें नापतोल करके बोलना होता है और समझना होता है। एक संप्रेषण का और दूसरा चर्चा का विषय ये भी हो सकता है कि चर्चा का विषय खेलकूद हो, चर्चा का विषय कोई और अन्य हो। तो आपका चर्चा का विषय कितना महत्वपूर्ण है ये बात भी बहुत ज़्यादा समझने की होती है। संप्रेषण के व्यवहार की जीवंत प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। जीवंत प्रक्रिया क्या है? जीवंत प्रक्रिया में वो सारे जो लाइव लोग हैं, लाइव और अलाइव दो चीज़ें हम देखने में आती हैं विज्ञान के अंतर्गत। लाइव और अलाइव दो चीज़ें हैं, यानी एक चीज़ें वो जो लाइव जिनमें जीवन होता है और वो भाषा के माध्यम से अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं, भाषा नहीं तो अपनी और अन्य चीज़ों के माध्यम से उनका पता लग सकता है कि ये चीज़ लाइव है या अलाइव है। तो जीवंत प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे भाषा जो है चीज़ों पर प्रभाव डालती है। आपने देखा होगा भावों का प्रभाव जो है वो एक जीव पर भी पड़ता है। आपने कभी देखा हो, आप पशु को रखिए आप और उसे थोड़ा डांट दीजिए, आप देखेंगे वो सहम जाएगा। पशु को रखिए, आप देखिए कि आपके घर में कोई हादसा होता है, वो पशु निराश हो जाता है और उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। आप हंस रहे हैं, वो बहुत घूमता हुआ इस तरीके से खेल रहा होता है जैसे कि उसको भी उस प्रसन्नता में जो है वो आनंद की प्राप्ति हो रही है। हमें कई बार पता नहीं होता, लेकिन हमारे आसपास जो पक्षी होते हैं, जो तोते होता है, कबूतर होता है या और अन्य चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जब हम सुखी होते हैं तो भी हमारे साथ में वो चीज़ों पर उन चीज़ों पर प्रभाव होता है। आपने बच्चों को भी देखा होगा, जो बच्चे बहुत छोटे थे, घर में यदि कोई घटना घटी है तो माँ बाप के निराश होने पर बच्चा सहमा हुआ रहता है, उदास रहता है, उसको लगता है कुछ हुआ। तो ये हमारे जीवंत प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं कि जीवंत प्रक्रिया में भाषा का प्रभाव कहाँ कहाँ कैसे पड़ता है, और दूसरी बात भाषा का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। भाषा का प्रयोग के कितने माध्यम हैं, मतलब आप कहीं आप भाषा का शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं, कहीं व्यापार में कर रहे हैं, कहीं आप मनोरंजन में कर रहे हैं, कहीं उसका राजनीतिक रूप में प्रयोग कर रहे हैं, कहीं आप और इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं और अन्य अन्य चीज़ों के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भाषा की प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समझने की बात है, इस सारी प्रक्रिया में तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक वक्ता और श्रोता, और इसका बीच का जो है वो माध्यम, पहला संदेश कौन सा है और दूसरा उसका माध्यम कौन सा अपनाया गया है। यानी हम सामान्य बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं या हमने किसी मीडिया का उससे में सहारा लिया या फिर हम किसी अन्य तरह से कर रहे हैं, तो ये बात भी महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद भाषा का भाषिक पक्ष भी आता है। भाषिक पक्ष की जानकारी आपको जो है वो कैसे मिलती है। भाषिक पक्ष यदि आपका मजबूत होगा, यदि आप यदि आपको अपनी भाषा के सभी शब्दों की जानकारी होगी तो हम आसानी से अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी भाषा को चुन लेते हैं जहाँ पर हमको शब्दों की जानकारी नहीं है, तो पहले बोलने में भी कठिनाई आती है और लिखने में भी कठिनाई आती है। तो अब और हम तो इसलिए हमें यदि सुविधा दी गई है तो हमें वही माध्यम
चूज़ करना चाहिए जिसमें कि हम सरलता से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषिक पक्ष और इसी में विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक संप्रेषण के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और कौन सा व्यावसायिक के लिए गए, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन भी भाषिक पक्ष के अंतर्गत होता है। भौतिक पक्ष कौन से हैं? भौतिक पक्ष 2 पक्ष हैं, देखा जाए तो 2 पक्ष हैं। कौन से 2 पक्ष हैं? पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के अलग साधन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलग साधन है, लेकिन दोनों अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं, दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है। कई बार हम जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम चीज़ें देख रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम बहुत सी चीज़ें संभाल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, अभी नेपाल में घटना घटी या कहीं और घटना घटती है और आपके पेपर्स कहीं खो जाते हैं, और यदि आपको अपना नाम मालूम है, आपको टेलीफोन नंबर मालूम है, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं आपने सबमिट किया ही होगा पूरी लाइफ में, तो उन्हीं पेपर्स के माध्यम से आपका सारी चीज़ें जो है वो निकाली जा सकती हैं, कहीं ना कहीं उसको ढूंढा जा सकता है। लेकिन प्रिंट मीडिया क्या है, आपको घर के अंदर ही रखना पड़ेगा। घर के अंदर आप यदि कोई हादसा हो जाता है तो वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। कई बार हम लोग कहीं सफ़र पे जा रहे हैं और हमारे पास हार्ड कॉपी चीज़ें थी और वो सारी खो जाती हैं। मैंने खुद इस चीज़ का अनुभव किया कि हम लोगों की शिफ्टिंग में हम लोगों ने अपना नीचे सामान रखा और नीचे जो स्वीपर था उसने सोचा कि ये सामान फेंकने के लिए रखा, उसने उस सामान को उठा के ले गया। हमको आज तक नहीं पता कि उसमें कौन से हमारे इम्पोर्टेंट पेपर्स जा चुके हैं। अभी तक हम उसका पता नहीं लगा पाए। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उन पेपरों को नहीं पाते, तब हमें लगता है कि शायद ये पेपर निकल गया उस चीज़ में। तो हम प्रिंट मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपनी चीज़ें खो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आज मैं यदि किसी आपको कोर्स करा रही हूँ, कोर्स में मुझे मालूम है कि मैं इस लाइन तक पहुँची हूँ, इसके बाद कौन सी पे पहुँचूँगी, तो मेरे पास सामने यदि बुक रखी है तो मुझे इजीली समझ में आ जाएगा। और यदि बुक नहीं है तो हो सकता है कि मेरे माइंड से निकल जाए कि मैंने कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, हो सकता है कि वो इधर उधर हो जाए। तो कहीं और प्रिंट मीडिया में ये भी है कि हमें ये पता लगता है कि हम कितना पढ़ चुके, मतलब हमने 10 पेज पढ़े, 20 पेज पढ़े, 50 पेज पढ़े, 100 पेज पढ़े, हमको उसकी जानकारी रहती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो हम स्टडी करते हैं उसमें हमें ये नहीं पता होता कि हमने कितना स्टडी कर चुके हैं, यानी हमारे कोर्स का कितना पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती, क्योंकि लेखन के माध्यम से हमारी भाषा पर अधिकार हमारा अधिक हो जाता है। तो आज हम अपने विषय को यहीं समाप्त करेंगे।